हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एफएम बिल्डिंग असिस्ट में। दोस्तों, आज के टॉपिक है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में जो फैसिलिटी ऑपरेशन मेंटेनेंस आखिर होता क्या है। ठीक, उसके बारे में हम डिटेल से आज जानेंगे। तो आज अगर आप हमारे चैनल में पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं डिटेल से जानेंगे से फैसिलिटी मेंटेनेंस होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या सैलरी मिलती है, क्या स्कोप है, मतलब आज हम डिटेल से जानेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। एक एक चीज़ आपको हम बताएंगे से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता क्या है और कैसे ऑपरेट होता है, और ये कैसे जो बहुत सारी कंपनियां होती है तो उसको कैसे इसको कांटेक्ट लेती है। ठीक, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। से फैसिलिटी मेंटेनेंस होता क्या है। देखिए, फैसिलिटी मेंटेनेंस जो होता है, फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी बिल्डिंग को, या किसी भी बिल्डिंग या हॉस्पिटल या रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल साइट हो, XYZ हो, स्कूल हो, तो उसमें जो हम फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस हम करते हैं। ये होता कैसे है। देखिए, कोई भी बिल्डिंग सबसे पहले उसको बनाया जाता है। बनाने के बाद क्या होता है, प्रोजेक्ट उस पर काम करती है। ठीक है, पहले जो है से बिल्डिंग नक्शा बनती है, पहले लोकेशन तैयार होता है, लोकेशन के बाद में फिर बिल्डिंग की नक्शा बनता है, प्रोजेक्ट उस पर काम करती है। प्रोजेक्ट काम करने के बाद में उसकी एग्रीमेंट होता है। तो 2 साल 3 साल के बाद में क्या होता है, वो बिल्डिंग जो है से बन के तैयार हो जाता है। तो उस बिल्डिंग में जो होता है से उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं। ठीक है, जैसे चिलर हो गया, चिलर प्लांट हो गया, पंप रूम हो गया। ठीक है, उसके बाद में कूलिंग टावर हो गया, RO हो गया। ठीक है, और जो है से बहुत सारे इक्विपमेंट, उसके एयर वाशर हो गया, लिफ्ट हो गए। ठीक है, फ्रेश एयर हो गया। तो बहुत सारे ऑपरेशन से रिलेटेड जो है से इक्विपमेंट लगाया जाता है ताकि जो है से उसमें उसको मेंटेन किया जाए। तो फिर उसके बाद में बिल्डिंग की जो है से उसकी कुछ कंप्लायंस भी होती है। ठीक है, जो फॉलोअप किया जाता है वो पास होता है बिल्डिंग जब बनता है। जैसे बिल्डिंग की NOC हो गया, ठीक है, लिफ्ट की NOC हो गया, फायर की NOC हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर ये कंप्लायंस आता है, तब जाकर ये एक बिल्डिंग तैयार होता है। उसके बाद क्या होता है, जितने सारे इक्विपमेंट जो नए होते हैं, नए जो प्रोजेक्ट की तरफ से मतलब होता है, तो प्रोजेक्ट उसको बना के रेडी कर देते हैं। तो जो प्रोजेक्ट उसको तैयार करते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, एक थर्ड पार्टी के रूप में उस बिल्डिंग को देख रेख करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए एक थर्ड पार्टी को रखा जाता है। है समझ में। तो प्रोजेक्ट तो अपना काम करके चला गया, अब प्रोजेक्ट अपना काम करेगा तो उसका क्या होता है, एक DLP पीरियड होता है। ठीक है, एक 2 साल की 3 साल की DLP पीरियड होता है। जो भी खराब होता है तो उसके अंदर उसकी वारंटी होता है जिसको बोलते हैं। तो उस पीरियड में क्या होता है से वारंटी होता है, तो जो ऑपरेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड होती है, जैसे हॉस्पिटल हो गया तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन मेंटेनेंस होगा, बिल्डिंग हो गया, कमर्शियल साइट हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, तो बहुत सारे बिल्डिंग है। तो उसके लिए थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी रखा जाता है। एक तो जो हो गया सर बिल्डिंग हुआ, तो बिल्डिंग की जो ऑनर है वो तो है ही। ठीक है, जो बिल्डिंग के ऑनर है वो तो है ही, वो क्लाइंट लेवल पे हो गया। दूसरा क्या है, जो बिल्डिंग की जो ऑनर है तो वहाँ पे एक दो ऑनर होते हैं, ऑनर तो एक ही होते हैं, लेकिन उसके क्लाइंट को उसके हायर किया जाता है जो ऑन रोल माना जाता है। जैसे बिल्डिंग किसी एक का मालिक है, उसने किसी को हायर किया, तो उसमें से 1-2 ही होंगे जो टेक्निकली मैनेजर होंगे, या सॉफ्ट सर्विस से होंगे, या फायर से होंगे, जो भी हो, तो वो अपना ऑन रोल पे उसको रखते हैं। तो उसकी फैसिलिटी अलग होती है, उसकी जो हायरिंग होती है, तो उसकी हो सकता है ऐसे हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी हो, 6 दिन हो, बहुत सारी फैसिलिटी उसको मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है से उसमें थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी को उसमें रखा जाता है, सेकेंड पार्टी को रखा जाता है। तो सेकेंड पार्टी जैसे हो गया आपका, हम एग्जाम्पल के लिए जेएलएल हो गया, कुशमैन हो गया, CBRE हो गया। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में। ठीक है, उसके बाद इमारो हो गई। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो सेकेंड पार्टी पे उसको हायर किया जाता है, तो वो रखते हैं। तो जो MNC जो कंपनी होती है, जो MNC कंपनी होती है, वो डायरेक्टली जो है से किसी टेक्नीशियन को नहीं रखती है, या किसी जो लोअर लेवल के टेक्नीशियन होते हैं जैसे, तो उसको नहीं रखते हैं। वो सिर्फ एक मैनेजर को रखते हैं, एक इंजीनियर को रखते हैं, फायर वाले को रखते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है से वो जो MNC जो कंपनी होती है वो भी किसी थर्ड पार्टी को रखती है।
ठीक है। तो वो भी किसी को थर्ड पार्टी को रख दिया। फिर क्या होता है सर, थर्ड पार्टी में क्या हो गया से, प्लम्बर के लिए प्लम्बर अलग चाहिए, ठीक है, एमएसटी चाहिए, कारपेंटर चाहिए, डीजी ऑपरेटर चाहिए, फायरमैन चाहिए, उसका मेसन चाहिए, पेंटर चाहिए। तो ये सारी चीज़ ना ये वो हायर होती है। तो हायर होता है तो उसकी एक एसएलए बनता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, मैन पावर कितनी होना चाहिए एज वहाँ की जो इक्विपमेंट होती है, जो काम का जो फ्लो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग टू वो डिसाइड होता है से हमें इतने मैन पावर की आवश्यकता है। तो उसके अकॉर्डिंग टू जो है सर, जो सेकेंड पार्टी होता है वो सेकेंड पार्टी थर्ड पार्टी को हायर करके वो मैन पावर का एग्रीमेंट लेता है, तो उसको रखा जाता है, ठीक है। तो वो हायर करते हैं, वो थर्ड पार्टी रखा जाता है। थर्ड पार्टी में भी एक मैनेजर होते हैं, थर्ड पार्टी में भी एक मैनेजर होता है, तो उसको भी रखते हैं। तो ये जो होता है, ये मैन पावर जो फुलफिल करता है वो एचआर करते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, डायरेक्टली जेलर पुशमैन सीबीआरई ने ना होकर ये डायरेक्टली जो है से जो थर्ड पार्टी होता है वो भी क्लाइंट से डायरेक्टली वो लेते हैं। देखिए, तो इसमें सैलरी जो होती है ना, इसमें सैलरी होता है अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होता है, और डिपेंड करता है से क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। से क्लाइंट हमें कितना दे रहा है उसके हिसाब से जो है से थर्ड पार्टी वो पे करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है से अगर आपको इस फील्ड में अगर जॉब करना है तो सबसे पहले आपको जो है से अगर सुपरवाइजर में करना है या इंजीनियर में करना है तो आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको आईटीआई होनी चाहिए मिनिमम। इसके बिना आपको इस पे नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें जो योग्यता होता है वो आईटीआई मिनिमम होता है। अगर आपको प्लम्बर में अगर जॉब करना है तो प्लम्बर फिटिंग होनी चाहिए, आईटीआई एमएसटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर आप सुपरवाइजर में अगर हैं तो सुपरवाइजर के लिए भी आपको आईटी चाहिए। देखिए, उसके बाद अगर इंजीनियर अगर बनते हैं तो रेयर केस में, अगर आईटी वाले हैं तो फिर वो रेयर केस में ही इंजीनियर बनते हैं। लेकिन अगर डिप्लोमा है, बीटेक है, तो फिर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है इसमें आपको इंजीनियर बनने की, एफएम बनने की, मैनेजर बनने की, ठीक है। उसके बाद में बिल्डिंग हेड बन सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी मैनेजर बन सकते हैं। और आप जो है से अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप जो है से क्लाइंट के रोल पे भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है से अलग अलग जो है से लोकेशन पे अलग अलग सैलरी डिपेंड करता है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें बहुत सारी जो है से जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन इसमें फ्रेशर की बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी होता है। फ्रेशर में अगर आप हैं तो फिर आपको जो है से ये पहले असिस्टेंट में काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको जो है से आगे प्रमोट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है से जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड ऑपरेशन मेंटेनेंस का ही नहीं होता है, ठीक है। किसी भी साइट को चलाने के लिए सिर्फ मेंटेनेंस का ही ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि मेंटेनेंस के साथ साथ ना सॉफ्ट स्किल और हॉर्टिकल्चर का भी आवश्यकता पड़ती है गाइज, ठीक है। अगर ऑपरेशन मेंटेनेंस में अगर मैन पावर अगर है तो फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस के साथ साथ तो वो जो है से क्लीनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन या जो वहाँ पे रहते हैं क्लाइंट टेनेंट हो गया या जो है से सॉफ्ट स्किल वाले हो गए, तो उसको कम से कम टेनेंट को जो सेटिस्फैक्शन के लिए वहाँ पे हाउसकीपिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हाउसकीपिंग में क्या हो गया, वहाँ पे भी हाउसकीपिंग सुपरवाइजर होते हैं, हाउसकीपिंग लेडीज होती है, हाउसकीपिंग जो है से हाउसकीपिंग के साथ साथ बॉयज़ भी होते हैं, तो ये शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको हाउसकीपिंग में। फिर फैसिलिटीज में क्या आ गया, उसके बाद फिर आ गया हॉर्टिकल्चर, जिसको हम माली बोलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में जैसे ट्री हो गया, पौधे हो गया, तो उसको ट्री कटिंग करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए माली की भी आवश्यकता वहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो वो हॉर्टिकल्चर में भी आ गया। हॉर्टिकल्चर में भी टेक्नीशियन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं और वो एक इंजीनियर भी होते हैं, ठीक है। ये तो हम बात करते ही हो गए। इसके अलावा भी इसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस में जो बिल्डिंग की जो फैसिलिटी ऑपरेशन है, इसको और भी अगर हम विस्तार से देखें तो इसमें सिक्योरिटी का भी काफ़ी रोल होता है। तो सिक्योरिटी का भी इसमें जो है से इन्वॉल्व किया जाता है। यहाँ तक कि फिर सिक्योरिटी के साथ साथ जो है सिक्योरिटी जो है से लेडीज गार्ड भी होती है और जो है जेंट्स भी होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो ये भी होते हैं। उसके बाद फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस जो बिल्डिंग की होती है, किसी भी चीज़ की, सोसाइटी का हो गया या हॉस्पिटल हो गया या यूनिवर्सिटी हो गया, किसी भी चीज़ का, उसके साथ साथ फिर फायर का भी काफ़ी रोल होता है। तो इसमें फायर टेक्नीशियन भी होते हैं, हर शिफ्ट में होते हैं, फायर सुपरवाइजर या फायर एक ऑफिसर भी होते हैं। तो उसका भी जब आग लगती है तो उसमें भी फायर ऑफिसर की काफ़ी रोल होता है। तो उसके लिए भी ट्रेन पर्सन को भी रखा जाता है और हर टाइम टू टाइम जो है से उसकी ट्रेनिंग भी होती है, सिक्योरिटी की टीम की, टेक्नीशियन की, सबकी
ट्रेनिंग होती है, एनी इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। EDRT की भी ट्रेनिंग होती है, फायर कैसे उसको बुझाया जाता है उसको एनी इमरजेंसी केस में, ठीक है, तो वो भी ट्रेनिंग किया जाता है। ये तो हो गया फायर का। उसके बाद फिर क्या होता है से आईटी का भी काफ़ी रोल होता है क्योंकि जैसे ऑपरेशन मेंटेनेंस में टेक्निकली टीम की जो इन्वॉल्व होता है उसी तरीके से आईटी का भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो आईटी टेक्नीशियन भी होता है, आईटी का एक हेड भी होता है, आईटी सुपरवाइजर, आईटी इंजीनियर भी होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर कहीं कहीं पे क्या होता है से लिफ्ट टेक्नीशियन भी इसमें होता है, कहीं नहीं होते हैं, कहीं होता है। तो लिफ्ट टेक्नीशियन के भी काफ़ी इसमें रोल होता है क्योंकि लिफ्ट टेक्नीशियन जब कोई स्टूडेंट या कोई भी एम्प्लॉय अगर लिफ्ट में अगर स्टक हो जाता है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए टेक्नीशियन को भी साइट पे अलाइन किया जाता है ताकि जो है से उसको रेस्क्यू कर सके और कम टाइम में जो है से उसको बचा सके, ठीक है। उसके साथ साथ ना ये एक सीसीटीवी टेक्नीशियन भी होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे क्या होता है सीसीटीवी टेक्नीशियन जो है सिक्योरिटी के अंदर आता है, लेकिन कहीं कहीं पे सिक्योरिटी नहीं देखते हैं तो मेंटेनेंस वाले भी देखते हैं या एक ये सिक्योरिटी टेक्नीशियन ये कैमरा टेक्नीशियन को भी उसमें रखा जाता है। तो ये सारे इतने सारे को मिलाकर ना एक जो है सो ऑपरेशन मतलब होता है, फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है से जो बियर करता है कॉस्ट जो है से वो क्लाइंट जो है से कॉस्ट को बियर करता है। ये कोई ज़रूरत नहीं है से एक ही पार्टी का सारा जो है से कंटेक्ट हो सकता है से टेक्निकल का अलग कंट्रैक्टर हो, ठीक है। उसके बाद माली का अलग हो, हॉर्टिकल्चर का अलग हो, हाउसकीपिंग का अलग हो, आईटी का अलग हो, तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कंट्रैक्टर होता है। हो सकता है ऐसे एक ही हो, कुछ जो है होता है ऐसे जो है से इसमें ऑन द रोल जो होता है वो क्लाइंट आईटी के भी बंदे रखते हैं, सिक्योरिटी के भी रखते हैं, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सैलरी की बात करते हैं, सैलरी कितना मिलता है। बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट है इसमें सैलरी कितना मिलता है। देखिए सैलरी जो होता है, जो वेजेज जो होती है वो डिपेंड करता है हरियाणा गवर्नमेंट या गुड़गांव का या हरियाणा या कहीं भी ना, वो एक मिनिमम वेजेज जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते हैं, बस ये है से जो आपको जो हरियाणा जो गवर्नमेंट का जो वेजेज होगा वो टेक्नीशियन को लागू होगा। और एक अगर हम बात करते हैं सुपरवाइजर की सैलरी, तो सुपरवाइजर की सैलरी जो होता है वो डिपेंड करता है क्लाइंट पे। एक मैं आइडिया बता सकता हूँ आपको, सिर्फ 20,000 से लेकर 25 से 30,000 तक आपको सैलरी सुपरवाइजर की इसमें मिल जाता है। वो डिपेंड करता है लोकेशन और क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक इंजीनियर की सैलरी भी 25 से 40,000 45,000 तक भी तो हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है और साइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक एफएम की सैलरी भी 30 से लेकर 50-60 तक भी मिल सकता है कोई, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्लाइंट पे, साइट के ऊपर डिपेंड करता है, माहौल और लोकेशन पर डिपेंड करता है। एक मैनेजर की सैलरी 50 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सैलरी जो है से आपकी एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, लोकेशन और जो है से क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और टेक्निकल मैनेजर तो उसके ऊपर जो है से सैलरी उसके डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब यह है से अगर ऑन द रोल अगर आपकी जॉब होती है कि बिल्डिंग डायरेक्ट आप किसी बिल्डिंग की तरफ से हैं, आप किसी कंपनी की तरफ से डायरेक्टली ऑन रोल पे हैं, तो आपकी उसमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। हो सकता है ऐसे आपको वीकली बेसिस पे 5 दिन ड्यूटी करना पड़े, ESI PF, ठीक है। उसके बाद में बोनस और गवर्नमेंट जितनी सारी छुट्टियाँ होती है वो सारे आपको जो है से उस पर मिलता है गाइज, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी के रोल पे जाते हैं तो आपको इसमें बहुत रेयर केस में ही आपको मिलेगा छुट्टी। वीकली बेसिस पे आपको एक ही मिल सकता है और आपको जो है से ESI PF कटेगा ही, ठीक है। तो ये सारे आपको फैसिलिटी उसमें मिल सकता है। आपकी ड्यूटी जो होगी टेक्नीशियन की शिफ्ट वाइज होगा, जो है 7 से 2, 2 से 9, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो शिफ्ट इंजीनियर का भी होता है वो डिपेंड करता है शिफ्ट पे या जनरल पे जनरल में आना होगा। उसी तरीके से मैनेजर है तो मैनेजर की जिम्मेदारी वो काफ़ी ज़्यादा होता है, सारी टीम को लेकर चलना होता है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ना से ऑपरेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या क्या इसमें देखा जाता है गाइस, इसमें क्या क्या मेंटेनेंस हम करते हैं, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ करें। देखिए बिल्डिंग में मैंने आपको बता ही दिया से जो टेक्निकली की जो टीम होती है वो मतलब वो डिपेंड करता है क्लाइंट से जो अप्रूवल जो SLA होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, तो वो उस पर डिपेंड करता है से कितने रिक्वायरमेंट की मैन पावर की चाहिए, ठीक है। कि वो डिपेंड करता है एरिया वाइज, कितना स्क्वायर फीट के एरिया है और कितने वहाँ पे ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो मैंने आपको बता दिया टेक्निकली जो है से जो मैन पावर है वो आपको जो है से डिपेंड करता है साइड पे। देखिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस में जो है से सिर्फ इलेक्ट्रिकल से ही काम नहीं
चलता है, इसमें सारे टीम की इन्वॉल्व होने के वजह होता है, तभी जाकर ये ऑपरेशन मेंटेनेंस काम होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको डिटेल बताऊं तो इसमें क्या होता है, सो डिपेंड करता है। कहीं पे चिलर प्लांट होता है, ठीक है। उसके बाद में कूलिंग टावर भी होती है, उसमें डीजी भी लगे होते हैं, एसी भी लगे होते हैं, वीसी भी लगे होते हैं, जियो स्विच लगा होता है, ठीक है। वो सप्लाई उसकी फीड होती है, 11 के भी होता है, ठीक है। उसके बाद में लिफ्ट भी होती है, बहुत सारा कंपनी के जॉनसन कंपनी हो गई, थाइसन हो गया, ठीक है, कोनी हो गया, तो ये इस टाइप की लिफ्ट एलिवेटर लगे होते हैं उसमें। उसके लिए लिफ्ट टेक्नीशियन भी होता है ऑपरेशन मेंटेनेंस को देखने के लिए। बाकी एएमसी होता है, अगर कुछ ज़्यादा कुछ फॉल्ट होता है तो उसको कंप्लेन लॉन्च कर दिया जाता है, तो वो आके उस पर वो देखते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, चिलर होता है, चिलर टेक्नीशियन भी होती है, उसको जो है से ऑपरेट करते हैं। कूलिंग को बिल्डिंगों में जो है से कूलिंग को प्रोवाइड किया जाता है, उसको मेंटेन करके टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है सबसे। उसके बाद में यहाँ पे सर्वर भी होता है, आईटी का सर्वर होती है, काफ़ी मोटर होता है, तो वहाँ पे जो है से FM200 भी उसमें लगा होता है, वेजडा भी लगे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वहाँ पे उसके लिए भी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। आईटी वाले भी होते हैं, वो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आरओ प्लांट होता है, पंप रूम होता है, ठीक है। तो पंप रूम जो होता है उसको जो है से प्लम्बर उसको देखते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो हमारा हुडा सिटी सेंटर से जो हमारे यहाँ जो बिल्डिंग में जो होता है, पानी दो तरह से आते हैं। एक तो जो है से हमारा हुडा सिटी सेंटर से पानी जो है से जो रॉ वाटर पानी आता है, ठीक है, सप्लाई होता है, तो उसकी कॉस्ट भी होता है। तो बिल्डिंग में डायरेक्टली पानी जो है से हम टैंक में, पंप रूम के टैंक में, आरओ में, रॉ वाटर टैंक में रखते हैं। ठीक उसी तरीके से एक होता है बोरवेल से पानी को निकाला जाता है और रॉ वाटर टैंक में आता है। तो इसका एक जो है से इसका पानी कैसे आता है, तो देखिए रॉ वाटर हुडा से आया या रॉ वाटर बोरवेल से आया, तो बोरवेल से रॉ वाटर पानी आया। उसके बाद में क्या होता है से कभी रॉ वाटर में ना आकर वो डायरेक्टली फायर टैंक में आता है पानी, ठीक है। फायर टैंक से क्या होता है से सबसे पहले गवर्नमेंट के कंप्लायंस है, फायर टैंक में ही पानी आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, रॉ वाटर टैंक में जाता है। तो रॉ वाटर टैंक में जाने के बाद फिर क्या होता है, वहाँ से ट्रीटेड होता है, तो ट्रीटेड होकर कहीं पे MGF या SF लगा होता है, तो फिल्टर करके डायरेक्टली जो है से वो टेरिस पे चला जाता है। तो वहाँ पे डोमेस्टिक टैंक लगे होते हैं, और फायर टैंक और फ्लश टैंक, तो वहाँ से ट्रीट होकर टैंक चला जाता है फायर टैंक में। फायर टैंक में डोमेस्टिक टैंक से चला जाता है, जहाँ पे जो है से फ्लोर पे होता है, पानी यूज किया जाता है वाशरूम में। कहीं कहीं पे क्या होता है से डोमेस्टिक टैंक और फ्लशिंग टैंक दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो उसमें भी पानी चला जाता है। और कहीं कहीं पे क्या होता है से पानी को जो है से फ्लशिंग का STP के भी पानी उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन कनेक्ट होता है। तो किसी भी बिल्डिंग में ना कहीं भी चाहे किसी भी फील्ड का बिल्डिंग हो, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी हो और रेसिडेंशियल साइट हो, तो वहाँ पे ना STP बहुत ही काफ़ी रोल होता है। अगर STP नहीं है तो गवर्नमेंट का कंप्लायंस है, अगर कंप्लायंस आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी बिल्डिंग सीज हो जाएगी। तो STP होता है, तो STP में भी MBR टेक्नोलॉजी का प्लान लगा होता है, MBR हो गया, MBBR हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की प्लांटें लगी होती है, लेकिन मोस्टली जो होता है SBR या तो MBR या तो MBBR, ये 3 तरह के प्लांट आपको मोस्टली सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। MBR जो प्लांट होता है वो काफ़ी पानी की क्वालिटी काफ़ी अच्छा देता है, लेकिन उसमें स्पेस भी कम जरूरत पड़ता है, और पानी की क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। उसमें मेम्ब्रेन लगे होते हैं जीरो, तो वो पानी की क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद MBBR मेम्ब्रेन बायो मूविंग बेड बायोलॉजिकल रिएक्टर होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट होता है। तो इसमें क्या होता है से ये पानी जो भी बिल्डिंग की जो सीवेज होता है, सीवेज पानी होता है, जैसे वेस्ट वाटर पानी, WC की पानी, जैसे वाशरूम की पानी होता है, ठीक है। तो उसका पानी ना एक सीवरेज टैंक से कनेक्ट होता है, तो सीवरेज टैंक से होते हुए STP में क्लोरेशन टैंक में जाता है, फिर वहाँ से आगे का प्रोसेस होता है। आप अगर आप मेरे वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, STP के बारे में मैंने डिटेल से बताया है, तो वो कैसे काम करता है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना वो काम होता है। कहीं कहीं पे क्या होता है से बिल्डिंग में जो है से कैंटीन होता है, तो कैंटीन का भी जो पानी डायरेक्टली नहीं आता है, उसके लिए भी ग्रीस चैम्बर बना होता है। ग्रीस चैम्बर डायरेक्टली पानी जो है से STP में नहीं जा सकता, तो उसके लिए ग्रीस चैम्बर बना होता है। वो ग्रीस चैम्बर से पानी फिल्टर होगा तब जाके STP में जाता है। अगर डायरेक्टली जाएगा तो STP में क्या होगा, पानी की क्वालिटी सही नहीं देगा, उसका भी मतलब क्वालिटी होता है। तो वो क्या होता है से जो STP का जो कंप्लायंस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको फॉलोअप करना पड़ता है। अगर STP की जो पैरामीटर होता है अगर फुलफिल नहीं होता है एज पर गवर्नमेंट का, तो वो STP सीज भी हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसको मेंटेन करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं से किसी भी बिल्डिंग में ये किस किस टाइप की कंप्लेनें
आती है, जैसे रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। देखिए, इसमें क्या होता है, सभी की एक अलग अलग टेक्नीशियन का अलग अलग रोल होता है, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बर का, फायर का, डीजी फायर का। उसके बाद में फिर क्या होता है, से कारपेंटर का, मेसन का, पेंटर का, अलग अलग जो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कहीं से कंप्लेन आता है तो पेंटर का, मेसन का भी सिविल का काम होता है, उसमें मेसन भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल का, फैन का, लाइट का, या किसी भी चीज़ की कंप्लेन आती है उसे उसे करना होता है। ठीक है, गीजर का हो गया, और उसके बाद में एसी का भी, विंडो एसी हो गया, उसके बाद में स्प्लिट एसी हो गया, डक्टोरियल एसी हो गया, कैसेट एसी हो गया। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें कंप्लेन होती है। इसको प्री प्लान करके मेंटेनेंस भी किया जाता है और सर्विस भी किया जाता है, हाफ ईयरली और जो है ईयरली भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि फिर यहाँ पे जो हमारा जो ऐसे ये जियो स्विच जो 11 की भी होता है, तो इसका भी क्या होता है, SLD होता है, सिंगल लाइन डायग्राम जिसको बोलते हैं। तो वो भी क्या होता है, सबसे पहले जियो स्विच पे पावर सप्लाई आती है। जियो स्विच पे डायरेक्टली नहीं आता है, वो भी कि कहीं पे हरियाणा गवर्नमेंट से सप्लाई आता है उसमें 11 के भी। तो फिर वहाँ से फिर ST मीटर में आता है, ST मीटर से VCB में जाता है। ठीक है, VCB में से फिर उसके बाद में ACB में सॉरी जो SLD जो होता है सबसे पहले किसी हरियाणा गवर्नमेंट से आता है, जो जियो स्विच में आता है, जियो स्विच से ST मीटर में जाता है। ठीक है, ST मीटर से उसके बाद में ST मीटर से आपको VCB में जाता है। VCB से ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, ओल्ड टाइप और ड्राई टाइप। तो मोस्टली ओल्ड टाइप होते हैं तो ट्रांसफार्मर में जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर से जाने के बाद में उसकी इनकमर जो होगा ACB में आएगा। ACB से क्या होता है, वो MCC में जाता है और बिल्डिंग में वो फीड हो जाता है। ठीक है, वो सप्लाई को आगे फीड कर जाता है, अलग अलग लोकेशन पे चला जाएगा, जहाँ जहाँ की ACB होगा वो उसको वहाँ से चला जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का भी डिहाइड्रेशन का ईयरली बेसिस पे क्या आता है, ACB की सर्विस, VCB की सर्विस भी ईयरली बेसिस पे होता है, ACB की भी होता है। ठीक है, और हर चीज़ की DG का भी जो होता है, DG का HEC भी डेली होती है, उसकी MC भी होती है, AMC भी होती है। ठीक है, और लिफ्ट का भी MC होता है, और DG का भी होता है, ACB VCB का भी, ये सब AMC होता है, चिलर का भी MC होता है, लिफ्ट का भी MC होता है। तो ये जो है से इस तरीके से बिल्डिंग को ना ये ऑपरेशन मेंटेनेंस किया जाता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे पहली बार चैनल में विजिट करें तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा तो कृपया करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसका हम आपको जवाब निश्चित देंगे और हम आपको बताएंगे ऑपरेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड से आपको कोई भी क्वेरी होगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक नए व्यूवर के लिए जो ऑपरेशन मेंटेनेंस में आना भी चाहते हैं। अगर आप मुझे कमेंट पे करेंगे, आपको किसी भी चीज़ से, जॉब से रिलेटेड भी आपको हेल्प चाहिए, गाइड चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं भी एक ऑपरेशन मेंटेनेंस में जॉब करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको फुल्ली आपको जॉब से रिलेटेड भी गाइड करूंगा, और आपको ज़रूरत पड़े तो आपको गाइड भी करूंगा। तो आप मेरे यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप जो है